Hello students, I am Nagin Singh and today we are going through the chapter The Third Level, which is from your book Vistas, and the writer is Jack Finney. This is a story and let's find out what is there in this story. 12th class English second book Vistas, इसका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल. इसके राइटर हैं जैक फिने. अब इसकी स्टोरी को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ. अगर आपने मूवी देखी हो द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, उसकी जो फर्स्ट मूवी थी, उसमें एक वो छोटी बच्ची होती है, चार भाई बहन होते हैं, उनमें जो सबसे छोटी होती है वो जब एक उस अलमीरा में अंदर जाती है, तो अलमीरा में अंदर जब घुस जाती है तो वहाँ का कुछ एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है और वहाँ पे बिल्कुल बर्फ वगैरह होती है. वो नार्निया प्रदेश में चली जाती है, मतलब वो एक टाइम ट्रेवल कर जाती है और वो काफी पीछे पहुंच जाती है समय में. लेकिन जैसे ही वो उस अलमारी से बाहर आती है, उस कमरे में आती है जहां पे वो अलमारी थी, तो वापस वो अपने स्थान पे आ जाती है. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये जो थर्ड लेवल है, इसमें होता है कि एक ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, तो वहां पर दो लेवल हैं. सभी लोग मानते हैं कि दो लेवल हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, नायक है चार्ली, वो ये मानता है कि इस रेलवे स्टेशन के दो नहीं तीन लेवल हैं. थर्ड लेवल जो है वो केवल उसने देखा है. एक बार वो जब वो अपने फ्रेंड्स जो है साइकेट्रिस्ट है उससे बातें करता है, तो वो उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, इस तुम है ना हकीकत से बचना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो. तो वो अपने फ्रेंड से इस बारे में ज्यादा बहस नहीं कर पाता. लेकिन एक दिन जब वो अपने जॉब से अपने घर जाता है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए वो एक सबवे का उपयोग करता है. सबवे मतलब टनल, सुरंग जिसको बोलते हैं, और उससे वो डायरेक्ट ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है. लेकिन जब वो उन टनल्स में चलता है तो वो कुछ ऐसे रास्ते ले लेता है कि वो डायरेक्ट ही थर्ड लेवल पे जा पहुंचता है. लेकिन जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वहां पर जब वो देखता है कि ट्रेन्स का लुक बिल्कुल अलग है, वहां पे जो लोग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए उनका लुक्स बिल्कुल अलग है, उनका पहनावा बिल्कुल अलग है. जब वो सोचता है कि किसी दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के लिए वो अपने और अपनी पत्नी के लिए दो टिकट खरीदने के लिए रेलवे टिकट काउंटर पर जाता है, तो वहां पर जो टिकट के वो पैसे देता है, तो वो देखता है कि करेंसी भी चेंज है. जो नोट हैं वो पहले किसी दूसरे कलर के, दूसरे शेप के हुआ करते थे, दूसरे टाइप के थे, और उसके पास जो थे वो एडवांस्ड जो वर्तमान के थे वो थे. तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है. फिर वो वहां पर एक न्यूज़पेपर को देखता है. न्यूज़पेपर से उसके समझ में आता है कि मैं तो काफी पीछे आ गया हूँ, टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ. फिर वो अपने पैसे लेने के लिए जैसे ही वापस जाता है, तो वो लेवल 1 पर जाके पहुंच जाता है. वहां से फिर वो अपने घर पहुंच जाता है. घर पे जाके अपनी पत्नी को ये बातें बताता है. फिर कोई भी उसके बारे में ऐसी बातों को उसकी बातों पे बहुत कम लोग विश्वास करते हैं. लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके पास में एक कोई पत्र पड़ा हुआ है जो उसके फ्रेंड जो है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसी का भेजा हुआ है, तो वो वहां पे देखता है कि ये पत्र तो काफी पुराना है और उस पत्र में ये स्पष्ट लिखा होता है कि चार्ली, तुम जो कहते थे कि थर्ड लेवल है, वो हकीकत में है. और वो थर्ड लेवल में मैं पहुंच चुका हूं, मैं उस दुनिया में पहुंच चुका हूं, मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूं. और यदि तुम चाहते हो तो तुम भी अपनी कोशिश जारी रखो और तुम अगली बार इसको जरूर खोजना और यहाँ थर्ड लेवल पे जरूर पहुंचना. इस तरह से इसकी कहानी है. अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो कुछ इस तरह से स्टार्ट करता है. अब इसकी स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट और न्यूयॉर्क के न्यू हेवन एंड हेडफोर्ड रेल रोड्स, न्यू हेवन के और हेडफोर्ड रेल रोड्स के विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। ये सभी इस बात पर अड़िग रहेंगे कि केवल दो ही स्तर हैं, बट आई से देयर आर थ्री, परंतु मैं ये कहूंगा कि तीन स्तर हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल के तीसरे लेवल तक होके आया हूं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने वो ऑब्वियस स्टेप लिया था। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपनी एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बातें की, अमंग अदर्स दूसरे लोगों के बीच में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सैड, और उसने क्या कहा, इट वॉज वॉकिंग ड्रीम विद विश फुलफिलमेंट, ये किसी सपने के सच होने जैसा है। मतलब मैं जो बातें कर रहा हूं ये किसी सपने के सच होने जैसा है। जैसे कि यहाँ पर बातें कुछ इस तरह की हो रही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, हमारे जो समीप का रेलवे स्टेशन है, वहां पे प्लेटफॉर्म, जैसे हम सब ने देखे कि वहां पे प्लेटफॉर्म 4 हैं, लेकिन यदि हम ये कहते हैं नहीं वहां पे प्लेटफॉर्म 7 है, मैंने देखे, तो कौन विश्वास कर लेगा? जब 4 ही प्लेटफॉर्म हैं वहां पे, तो 7 कैसे बांध सकते हैं हम? तो कुछ इसी तरह की बातें हैं। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं दुखी हूं, प्रसन्न नहीं हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इसे मेरी पत्नी भी कुछ पागल सी होगी। बट ही एक्सप्लेन, परंतु उसने कुछ इस तरह से समझाया दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ऑल द रेस्ट ऑफ इट, कि ये जो आधुनिक संसार है ये असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और इसी तरह की बातों से घिरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सबसे बचना चाहता हूं। वेल हु डजंट, और कौन बचना नहीं चाहता? एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, जिस किसी को भी मैं जानता हूं वो वहां से बच के निकलना चाहता है ऐसी दुखदायी स्थितियों से। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, परंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बातें नहीं करता। बट दैट्स द रीजन, परंतु यही कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और मेरे सभी मित्र इस बात पर सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु इसी बात पे आके टिकती है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा जो स्टाम्प कलेक्टिंग का जो एक शौक है, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो हकीकत से थोड़ा सा हमें अलग रखता है, थोड़ा सा हमें बचाता है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर्स डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, हाँ ये हो सकता है, परंतु मेरे दादाजी को तो रियलिटी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, मेरे दादाजी के समय तो चीजें काफी अच्छी थी, काफी शांत थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनता हूँ। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू किया था, मेरे दादाजी ने। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और मेरा जो स्टाम्प कलेक्शन जो है वो काफी अच्छा भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने जितने भी स्टाम्प इश्यू किए थे वो सभी मेरे पास हैं, और उनके मेरे पास 4 ब्लॉक हैं। फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पास फर्स्ट डे मतलब पहले दिन जो इश्यू होते थे वो स्टाम्प टिकट भी मेरे पास हैं, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के काफी हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो, आप ये जानते भी होंगे कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल पर कुछ इस तरह से घटना हुई। अब यहाँ पर जो हमारा ये प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो समझाता है कि ग्रांड सेंट्रल पर किस तरीके से उसने थर्ड लेवल को खोजा था। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात, आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने ऑफिस पर देर तक काम किया। आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दबाजी में था। टू गेट
अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने घर जाने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रांड सेंट्रल से आने वाला जो सबवे है उस पे जाने का निश्चय किया। मतलब उस सबवे से, टनल से ग्रांड सेंट्रल पर पहुंचना चाहता था। बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से ज्यादा तेज रूट है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ मेरे साथ ही घटित क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। मैं एक साधारण सा आदमी हूं जिसका नाम चार्ली है। मैं 31 साल का हूं। एंड आई एम वियरिंग ए टैन गार्बेडाइन सूट, और मैं एक टैन गार्बेडाइन का सूट पहने हुए हूं। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक घास फूस का हैट। एंड फैंसी बैंड, और एक मैंने फैंसी बैंड भी पहना हुआ है। A past dozen men who looked just like me, और मैं काफी मेरे जैसे ही दर्जनों आदमियों से मिलता हुआ गुजर रहा था। एंड आई wasn't trying to escape from anything, और मैं किसी चीज से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं प्रथम लेवल की ओर सीढ़ियों पर पैदल नीचे उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। फर्स्ट लेवल वो है जहां पर आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेनें पकड़ते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैं वहां से सेकेंड लेवल के लिए ऊपर चढ़ा। वेयर सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहां से उपनगरीय ट्रेनें निकलती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, मैं एक दरवाजे में मुड़ा। मतलब मैंने एक ऐसा दरवाजा खोल लिया जिसमें मैं अंदर चला गया। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर मैं वहां से खो गया। दैट्स इजी टू डू, ये सब करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। मैं ग्रांड सेंट्रल में सैकड़ों बार आया था और यहां से बाहर निकला था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। परंतु मैं तो इसी तरह से नए दरवाजों में या नई सीढ़ियों पर चलता फिर रहता था। वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार जब मैं एक टनल में 1 मील लंबा चला। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और फिर मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाके पहुंच गया। अनदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, और एक बार मैं ऐसी किसी गली में घुसा और 46th स्ट्रीट जो थी उस 46th स्ट्रीट पर एक ऑफिस थी, और जो कि ग्रांड सेंट्रल से 3 ब्लॉक दूर थी, वहां पर मैं पहुंच गया। समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह लगातार बड़ा होता जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। और ये नए नए दरवाजे, नए नए सीढ़ियां, नए नए कॉरिडोर इसकी जड़ों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। That's probably a long tunnel that nobody knows about. संभवतः ये कोई ऐसी टनल है जिसमें मैं घुसा हूं जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। Feeling its way under the city right now, और शायद शहर में इसके बारे में अभी कोई महसूस नहीं करता। On its way to Times Square, और ये टाइम्स स्क्वायर की ओर जाती है। मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है ये सेंट्रल पार्क की ओर जाती हो। Maybe because so many people through the years Grand Central has been an exit, क्योंकि कईयों साल हो चुके हैं, तो हो सकता है ये ग्रांड सेंट्रल का कोई एग्जिट या बाहर निकलने का रास्ता हो, ए वे ऑफ एस्केप, एक बचने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। हो सकता है कि इसी तरह की किसी टनल में मैं चला गया हूं, बट आई नेवर टोल्ड माई सेक्रेटरीस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। परंतु मैंने अपने सेक्रेटरीस्ट फ्रेंड को
कभी इस बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट। अब जिस कॉरिडोर में मैं था वो बाईं ओर मुड़ने लगा, स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा कि ये गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। जो कुछ भी मैं सुन सकता था यहाँ पर वो केवल मेरे ही पैरों की आवाज थी। एंड आई डिडंट पास ए साउल, और मेरे बगल से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं गुजर रहा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर आई हीड। फिर मैंने सामने से आती हुई कुछ खोखली गड़गड़ाहट की सी आवाजें, दहाड़ने की सी आवाजें सुनी। दैट्स मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। इसका मतलब था कि सामने कोई खुली हुई जगह थी और लोग वहां पे बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अब टनल अचानक से बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं कुछ सीढ़ियां और नीचे उतरा एंड केम आउट ऑन ए थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। और मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं सेकेंड लेवल पर ही वापस पहुंच गया हूं। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। परंतु मैंने देखा कि कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। वहां पर बहुत कम संख्या में टिकट खिड़कियां थी और ट्रेनों के गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड। और बिल्कुल मध्य में जो पूछताछ कक्ष बना हुआ था वो लकड़ी का था एंड ओल्ड लुकिंग, और वो बिल्कुल पुराने तरह का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड। और उस बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था पूछताछ कक्ष में, उसने एक हरे रंग का चश्मा पहन रखा था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और उसकी आस्तीनें जो थी वो काले रंग की और लंबी लंबी थी। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। वहां पर जो लाइटें जल रही थी वो धीमी रोशनी की थी और फ्लिकरिंग कर रही थी, मतलब कभी बंद हो रही थी कभी चालू हो रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। फिर मैंने ये देखा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो गैस लाइट्स थी। वो हमारे जैसी जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी, वो गैस की लाइट्स थी, गैस के कारण जल रही थी वो। देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स ऑन द फ्लोर। और फ्लोर पर ब्रास की कोटिंग हो रखी थी, मतलब ब्रास की टाइल्स लगी हुई थी। अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज। और उस स्टेशन पर मेरी आंखों ने कुछ एक रोशनी जैसी पकड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपनी जेब से, पाजामे की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने उसके कवर को ऊपर खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रंट। उसने अपनी घड़ी को देखा और कुछ चौंका। ही वोर ए डर्बी हैट। और उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था, मतलब पुराने जमाने का हैट। ए ब्लैक 4 बटन सूट। उसने 4 बटन वाला काला सूट पहन रखा था। टाइनी लेपल्स, उस पर छोटे छोटे लेपल्स भी लगे हुए थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैक। और उसकी बड़ी काली और बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने देखा कि उस स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति ने 1890 के आसपास की कुछ वेशभूषा पहन रखी है। I never saw so many beards, sideburns and
फैंसी मस्टगेज इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ियां, इतने बगल में निकले हुए साइड बर्न्स जो होते हैं अपनी कल में, और इतनी फैंसी मूछें कभी नहीं देखी थी। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक महिला ट्रेन के गेट से निकली। सी वोर ए ड्रेस विद द लैक ऑफ मटन स्लीव्स। उसने बिल्कुल पतली बाहों वाली एक ड्रेस पहन रखी थी, जिसके पैरों की जो बाजुएं थी वो काफी पतली थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और उसकी जो स्कर्ट थी उसके हाई बटन शूज जो थे उसके ऊपर तक थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स। और उसका जो पीछे का हिस्सा था ड्रेस का वो ट्रैक से आउट था। आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। मैंने एक इंजन को देखा। वेरी स्मॉल कुरियर, वो काफी छोटा था। एंड एव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक। और एक मतलब एक कीप जैसी आकृति का, मतलब मैं समझ गया कि ये जो है भाप का इंजन है और ये काफी पुराने जमाने का है। एंड देन आई न्यू, और फिर मैं ये जान गया। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय। और ये निश्चित करने के लिए मैं एक न्यूज पेपर वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। और उसके पैरों में पड़े हुए जो न्यूज पेपर्स थे उन पर मैंने झांका। इट वॉज द वर्ड। ये द वर्ड नाम का अखबार था। द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। द वर्ड जो अखबार था वो काफी समय से प्रकाशित नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो उस अखबार पर मुख्य समाचार था वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था। I have found the front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। और मैंने ये पता लगा लिया कि इस अखबार पर जो तारीख थी वो 11 जून 1894 थी। अब देखिए इस तारीख को नोट कर लीजिए आप, जून 11 है। 1894 की कुछ घटनाएं और आएंगी इसी में बाद में। I turned towards the ticket windows knowing that। मैं टिकट विंडो की तरफ ये जानते हुए मुड़ा कि हेयर ऑन द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे लेवल पर आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। कि मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए मेरे और लुइसा के लिए मैं टिकट खरीद सकता हूं। इन ईयर 1894, वर्ष 1894 में यूनाइटेड स्टेट में जहां हम जाना चाहें वहां पर जाने के लिए मैं, लुइसा मेरी पत्नी और मेरे लिए कहीं पर जाने के लिए टिकट खरीद सकता हूं। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलियनिस। और मैं इलियनिस गिल्सबर्ग में जाने के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम वहां कभी गए हो? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल। ये अभी भी काफी आश्चर्यजनक कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। इसमें बड़े बड़े घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं। ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ्स द स्ट्रीट। ऐसे पेड़ जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं जो काफी ऊपर तक जाती हैं और छतें जो हैं वो गलियों तक मिलती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। और 1894 में गर्मियों की शामें दोगुनी लंबी होती थी और लोग बाहर अपने लॉन में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स। आदमी सिगार पीते थे।
टॉकिंग क्वाइटली, शांति से चुपचाप बात करते हुए। द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, 1894 में महिलाएं अपने हाथों से पाम की पत्तियों से पंखे बनाती थी हवा करने के लिए। विद फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और वहां पर जुगनू आसपास चारों ओर होते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक बहुत ही शांत संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, क्योंकि अभी भी पहला विश्व युद्ध होने में अभी 20 साल बकाया है। तो 1894 से 1914 तक अभी 20 साल बकाया है। एंड सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और अभी द्वितीय विश्व युद्ध होने में अभी और 40 साल बकाया है। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं उनके लिए 2 टिकट चाहता था। मतलब मैं देखना चाहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुए थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क वहां पे टिकट विंडो पे बैठा हुआ था उसने किराए का अनुमान लगाया। He glanced at my fancy headband, उसने मेरे फैंसी हेडबैंड जो मैंने पहना हुआ था उसको देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, फिर उसने किराए का अनुमान लगाया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास 2 कोच टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था, वन वे, एक साइड के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने नोटों को गिना और सामने की तरफ देखा, क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने मेरे जो पैसे थे उनको लेने से मना कर दिया। दैट एंड मनी, ये पैसा नहीं मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर बच के नहीं जा सकते। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसने मेरे पीछे पड़े हुए एक कैश ड्रॉअर को देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, यद्यपि जो पैसा था वो पुराने तरीके का था, तो पुरानी करेंसी थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जिस तरह का पैसा, जिस तरह के नोट हम उपयोग करते हैं उसके केवल आधा ही था। मतलब उस नोट की लंबाई चौड़ाई कम थी। डिफरेंट लुकिंग, ये बिल्कुल अलग दिखता था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से मुड़ा और जल्दी ही बाहर निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, 1894 में भी मैं वापस चला जाऊं और वहां पे भी जेल में जाके रहूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एंड दैट वाज दैट, और यही सब कुछ था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते में गया था वहां पर 3rd लेवल पर, उसी रास्ते में वापस आ गया। आई सपोज, मैं अनुमान लगाता हूं। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर्स में, आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, मैंने अपने बैंक अकाउंट से $300 विड्रॉ किए। नियरली ऑल वी हैड, जो कुछ भी मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में था वो सब कुछ मैंने निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने स्टाइल की जो करेंसी थी वो मैंने खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मैं सोच रहा था कि इससे मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जरूर चिंतित होगा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर के पास में जाके पुरानी करेंसी खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, परंतु आपको एक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे इस जमाने के $300 के बदले मुझे पुराने जमाने के केवल $200 ही मिले। बट आई डेंट केयर, परंतु मैंने इस बात पे बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक्स वर्थ 13 cents ए डजन इन 1894, मैं इस बात से खुश था कि 1894 में 12 एग्स की कीमत केवल 13 सेंट थी। मतलब सेंट जो होते हैं वो जैसे 1 रुपए में 100 पैसे, उसी तरीके से $1 में 100 सेंट, तो मतलब काफी सस्ते थे वहां पे 1894 में।
but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Railway Station. परंतु मुझे कभी भी बाद में कभी भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर वो थर्ड लेवल कभी मिला ही नहीं. Although I have tried often enough, यद्यपि मैंने काफी कोशिश की थी उसको ढूंढने की. लुइसा was pretty worried when I told her all this. जब मैंने अपनी पत्नी लुइसा को इस बारे में बताया तो वो काफी ज्यादा चिंतित हो गई. And didn't want me to look for the third level anymore. और वो चाहती थी कि मैं कभी भी बाद में थर्ड लेवल पर नहीं जाऊं, उसकी तलाश नहीं करूं. एंड आफ्टर व्हाइल आई स्टॉप्ड. और थोड़े समय के बाद मैं रुक भी गया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. मैं वापस से अपने स्टैम्प कलेक्शन में चला गया. बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. परंतु अब हम दोनों तलाश कर रहे थे. प्रत्येक सप्ताहांत को, मतलब प्रत्येक शनिवार और रविवार को हम तलाश करते थे, क्योंकि अब हम ये हमारे पास एक पुख्ता सबूत था कि एक थर्ड लेवल वहां पे अवश्य मौजूद है. माय फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड. मेरा मित्र सैम वीनर गायब हो गया. वो ही सेक्रेटरीस्ट फ्रेंड. नोबडी न्यू वेयर. कोई नहीं जानता था कि वो कहां गायब हुआ. आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम से सिटी बॉय. परंतु मैं इस बात से थोड़ा सा अचंभित था कि वो एक सिटी का लड़का था. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में अक्सर बताया करता था. आई वेंट टू स्कूल देयर. मैं वहां पे स्कूल में जाता था. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. और वो मुझे बताता था कि उसे वो स्थान पसंद था. एंड दैट्स वेयर ही इज ऑलराइट इन 1894. और अब वो वहां पहुंच गया 1894 में. बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात्रि को, फॉसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन में कुछ काम कर रहा था. आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज. मैंने एक फर्स्ट डे कवर प्राप्त किया. और फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड. जब कभी भी एक न्यू स्टैम्प इश्यू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम. तो स्टैम्प कलेक्टर जो होते हैं, स्टैम्प इकट्ठा करने वाले, वो उनमें से कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं. एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल. और ये प्रूफ रखने के लिए कि ये उस दिन लॉन्च हुआ था, उस दिन का प्रूफ रखने के लिए उसको एक लिफाफे पर चिपकाते हैं और उसमें एक खाली कागज घुसाते हैं और उसको अपने ही लिए खुद ही अपने लिए ही मेल कर देते हैं. अब मेल करने का फायदा क्या है? क्योंकि जब वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो वहां पे उस पर डेट का स्टैंप लगेगा, मतलब डेट की मोहर लगेगी उस स्टैंप के ऊपर, डाक टिकट के ऊपर. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. और पोस्ट मार्क जो होता है वो उस डेट को साबित करता है. द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर. और उस एनवलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपन्ड. उनको कभी खोला नहीं जाता. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप. आप उस एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर एक खाली कागज घुसा देते हो. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स. उस रात्रि को मैं अपने बहुत पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच में से आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. मुझे एक ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वाज. परंतु वो वहां पे था. इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. वो इसलिए था क्योंकि किसी ने इस पत्र को मेरे दादाजी के लिए उसके घर गेल्सबर्ग में मेल किया था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड. और ऐसा उस एनवलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता उसने बताया. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894. और ये वहां पर जो डेट लिखी हुई थी वो थी जुलाई 18, 1894. इसका मतलब देखिए, ऊपर जो है, जब
हमारा राइटर पहुंचाया वो थी जून 11 1894, और ये जो लेटर भेजा गया है ये जुलाई 1894, मतलब लगभग 1 महीने और 7 दिन बाद ये लेटर पोस्ट किया गया है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क ने यहाँ पे ये चीज दिखाई थी। येट आई डेंट रिमेम्बर इट एट ऑल, फिर भी मुझे ये सब चीजें याद नहीं थी। द स्टैम्प वाज ए 6 cent बुल ड्रॉन विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। जो स्टाम्प था वो 6 सेंट का था और डल ब्राउन था उसका रंग, और उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब हमारे दादाजी के पास मेल में ये एनवलप आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो ये सीधा उनके कलेक्शन में गया और वहीं पर ये रुका रह गया। Till I took it out and opened it, जब तक मैंने इसे नहीं निकाला और इसे खोला नहीं। The paper inside wasn't blank, it read, अब इसके अंदर जो पेपर था वो खाली नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। और इसमें क्या लिखा हुआ था देखिए, 941 विल स्ट्रीट, गिल्सवर्थ, इलिनॉइस, जुलाई 18 1894। उसने सबसे पहले, लिखने वाले ने अपना पता लिखा और फिर ये डेट लिखी। फिर वो कहता है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सही है। आई फाउंड थर्ड लेवल, मुझे वो तीसरा लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 weeks, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट एट द डालेज, और यहाँ दिल्ली की एक गली में, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सभी फ्रंट पोर्च पर गा रहे हैं, एक गीत गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, ये गीत है सीइंग नेली होम, इसको वो लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे लेमोनेड के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ली एंड लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल ना जाए। इट्स वर्थ इट, यदि तुम्हें ये मिल जाता है तो ये काफी मूल्यवान होगा, काफी अच्छा होगा, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, उसके पीछे साइन हो रखे थे सैम के, उसका मित्र, जो कि एक सेक्रेटरिएट था, जो पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वो खुद चला गया तो उसने वहां से 1894 से एक पत्र भेजा। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, उस स्टाम्प पर और उस कॉइन स्टोर पर मैं गया। आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने वहां पे पता किया कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी वहां जाने के लिए। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, जो उसे वहां पर एक छोटी सी घास में काफी ढंग से स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगी। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और वो उसे खाना खिलाने, उसके बिजनेस को बढ़ाने में पर्याप्त रहेगी। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो हमें हमेशा बताया करता था कि उसकी क्या इच्छा थी, वो क्या कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह अब निश्चित रूप से अपने पुराने बिजनेस पर वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गिल्सवर्थ, इलियनिस इन 1894, और इलियनिस में 1894 में बिल्कुल नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस, वाई सेम वाज माय सेक्रेटरिएट, सेम मेरा सेक्रेटरिएट था। ये कुछ कहानी है, और इसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल भी बताया नहीं गया है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, उसने इस पत्र को प्राप्त करने के बाद में ट्राई तो किया था, लेकिन वो खुद पहुंचा या नहीं पहुंचा
ये उसने अभी तक बिल्कुल इस कहानी में नहीं बताया है। यहाँ पे कहानी बीच में छोड़ दी गई है। Now we are moving to the questions and this is question number 1. अब मैं यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं बस यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल जो है उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल? और इस चैप्टर में थर्ड लेवल का महत्व क्या है? आप देख लीजिए, ये इसका आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ा सॉर्ट कर रहा हूँ। व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट सेकंड लेवल? किस बात से चार्ली जो है इस बात पर सहमत हो गया, मान गया कि वो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, ना कि सेकंड लेवल पे? तो ये है उसका आंसर। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आगे भी आएंगे इसी बिल्कुल सिमिलर जैसे। हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब्स द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली जो है वो ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर थर्ड लेवल को किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पे चार्ली जो है वहाँ पे वो थर्ड लेवल कैसा था उसके बारे में बताता है कि कमरे छोटे थे और टिकट खिड़कियाँ बहुत कम थी, ट्रेन गेट भी छोटे थे और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो बीचों बीच में था, लकड़ी का था। इन्हीं सब चीज़ों को वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन प्रेजेंट टाइम? चार्ली को ये निश्चिंत कैसे होता है कि वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है और वो पास्ट में पहुंच गया? तो इस बात के लिए चार्ली जो है वो वहां पे जो थर्ड लेवल पे पड़ा हुआ न्यूज़पेपर है उसको देखता है और उसमें उसको जो डेट दिखती है 11 जून 1894, उससे वो कंफर्म हो जाता है कि वो पास्ट में पहुंच चुका है। हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली जो है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर अक्सर कैसे खो जाता था? क्योंकि वो अक्सर आया करता था, काफी जब लेट हो जाता था वो सबवे के द्वारा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन आता था और वो नए नए रास्तों को भी ट्राई करता रहता था, इसलिए वो अक्सर खो जाता था। Why did Charlie suspect that Sam had gone to Galesburg? चार्ली को ऐसा क्यों लगा, क्यों उसे शक हुआ कि सैम जो उसका सेक्रेटरी था वो गेल्सवर्थ चला गया? तो इसके लिए ये आंसर है, क्योंकि जब वो उसको ऐसा थोड़ा सा शक हुआ तो उसको एक अपने दादाजी के जो एनवलप थे उसमें एक मेल मिला या पत्र मिला जो सैम ने ही गेल्सबर्ग से भेजा था और उसने पत्र ने ये कंफर्म किया था कि वो गेल्सबर्ग में ही था और 1894 में था। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन 1894? चार्ली जो है वो गेल्सबर्ग को कैसे विस्तार से बताता है जब वो 1894 में था? 1894 के गेल्सबर्ग को वो कैसे दिखाता है? तो वो बताता है कि काफी सिंपल था, घर काफी अच्छे थे, लोग भी शांति से बैठे हुए रहते थे और अपने अपने काम करते थे। What did Charlie learn about Sam from the stamps and coin store? चार्ली को स्टाम्प और कॉइन स्टोर से किस बारे में पता लगा, किस चीज को उसने सीख लिया था? तो उसने जो है वो ओल्ड करेंसी स्टाइल और जो $8 जो थे वो उसका पता लगा और उसे ये भी पता लगा कि गेल्सबर्ग में 1894 में ये काफी सफिशिएंट मनी है। हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग? जो सेक्रेटरी सैम था वो उस गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा था? व्हाट डिड ही एडवाइज चार्ली टू डू? और उसने चार्ली को किस तरह से एडवाइस किया, क्या करने के लिए एडवाइस किया? तो सैम जो है वो भी गेल्सबर्ग से काफी प्रभावित था और वो भी इस मॉडर्न जो दुनिया है उसके टेंशन और स्ट्रेस से काफी दबा हुआ था, इसलिए वो जब चार्ली को सलाह दे रहा था तो उसने खुद ने ट्राई कर लिया एक बार और वो खुद भी पहुंच गया। हालांकि वो चार्ली को बाद में ट्राई बोलता है कि तुम भी गेल्सबर्ग 1894 में आ जाओ और ट्राई करते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले।
व्हाई डिड बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? बुकिंग क्लर्क जो होता है वो पैसे को लेने से मना क्यों कर देता है? तो क्योंकि वो ओल्ड स्टाइल का करेंसी चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। व्हाई डिड चार्ली रश बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो थर्ड लेवल से वापस लौट के क्यों आता है? क्योंकि उसके पास जो करेंसी थी वो न्यू स्टाइल की थी और उसे पुलिस से पकड़े जाने का डर था। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल? एक तो यहाँ पे पूछा गया कि वो कैसे पहुंचा, तो वो अपनी जब ऑफिस से चला और थर्ड लेवल तक पहुंचा वहां तक का पूरा बताना है, और फिर उसके बाद में वहां पे उसने थर्ड लेवल पे क्या क्या देखा ये सब कुछ यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आप सोचते हो कि थर्ड लेवल जो था चार्ली के लिए एक बच निकलने का माध्यम था, और क्यों था? तो ये इसका आंसर है क्योंकि वो काफी ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड के जो डर हैं, एंग्जाइटीज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उनसे बहुत ज्यादा दबा हुआ था। वो अपने आप को हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता था, इसलिए वो बच निकलने के रास्ते ढूंढता रहता था। What made Charlie believe that he was actually standing at the third level? ये उसको किस तरह से आभास हुआ, किस तरह से उसको विश्वास हो गया कि वो थर्ड लेवल पर ही खड़ा है? तो उसने वहाँ पे जो टिकट खिड़कियाँ देखी और वहाँ पे जो फ्लेम जो थे, लाइट्स जो थी, गैस लाइट थी, उसने वहाँ पे लोगों को दाढ़ी बड़ी हुई और फैंसी मस्टेक वगैरह देखी, उसने ओल्ड लोकोमोटिव देखा, इस सब से, और उसने एक 1894 का एक न्यूज़पेपर देखा, इस सब से उसे पता चल गया कि वो 1894 में है, थर्ड लेवल पर है। What kind of people did Charlie see at the third level? थर्ड लेवल पर उसे किस तरह के लोग दिखे? तो वहां पे जो पुरुष दिखे थे और जो महिलाएं दिखी थी, उन दोनों के बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहां से देखिए, यहां तक ये साइड बर्न, ये इस जगह तक तो पुरुषों के बारे में बता रखा है, फिर उसके बाद में नॉर्मल पीपल, और फिर उसके बाद में लास्ट लाइन में वुमेन के बारे में बता रखा है। हाउ डज चार्ली मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक? उसने अपने थर्ड लेवल के जो डिस्क्रिप्शन किया था उसको काफी ज्यादा रियलिस्टिक, काफी ज्यादा मतलब जीवंत कैसे बना दिया था, मतलब ऐसा लगे कि वो वास्तव में था। तो उसके लिए उसने एक एक माइन्यूट डिटेल का प्रयोग किया था, और उसने एक एक पॉइंट, जब वो वहां से अपने ऑफिस से चला और जब वो स्टेशन पर पहुंचा थर्ड लेवल पे, और वहां पे उसने जो कुछ भी देखा उस सब को उसने बहुत ही सावधानी से एक एक चीज को इसमें यहाँ पे बताया है। इससे पता चलता है कि वो काफी रियलिस्टिक हो गया था। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग इन्फर्ड फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम के लेटर से चार्ली के लिए क्या कहा गया था? तो सैम का जो लेटर था वो 18 जुलाई 1894 को मिला था, और उसको उसने गेल्सवर्ग इलिनॉइस से लिखा था, और उसमें उसने यही कहा था कि थर्ड लेवल एक्चुअली में है और तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और यहाँ पे सब कुछ काफी बढ़िया है। इस तरह से अपना ये चैप्टर खत्म होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि हम आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो डालते रहें।